हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप है द नॉलेज के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैंने साइकोलॉजिकल पेपर्स के आधार पर ये बताया था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखो तो। लव मैरिज में खासकर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो जाती है, और अरेंज मैरिज में लव ना हो, समझदारी ना हो, उन्हीं कपल्स, उन्हीं मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम इफेक्ट होती है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम पहले मैंने चेतन भगत की एक बुक पढ़ी थी, टू स्टेट्स। उसके लास्ट पेज में ये लिखा था कि अगर अब्रॉड में आप हो तो लड़का लड़की राजी हो गई शादी, लेकिन इंडिया का हिसाब कुछ अलग है। इंडिया में लड़के के माँ बाप को लड़की पसंद आनी चाहिए, लड़की के माँ बाप को लड़का पसंद आना चाहिए। इतना ही नहीं, लड़के के माँ बाप को लड़की के घर वाले पसंद आने चाहिए, लड़के के माँ बाप को लड़के के घर वाले पसंद आने चाहिए। इसके बाद कुछ आपको दोनों के बीच में प्यार है, मेल है, तो होती है शादी। तो ये हिसाब है इंडिया का। इंडिया में शादी मतलब 1-2 सालों का नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर का बंधन है, और इसलिए इंडिया में पेरेंट्स भी इसको लेकर थोड़े पंक्चुअल होते हैं। तो अब अगर किसी वजह से आपके परिवार के लोग आपकी शादी के खिलाफ है या करवाना नहीं चाहते हैं, तो उसके जेन्युइन रीजन अगर है तो उसको आप समझिए। लेकिन वो लोग कई घिसी पिटी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। सिर्फ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में, या फिर ऐसा हमने किसी ने नहीं किया आप तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक इलाज है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, और आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं वर्क करेगा ही। तो इसके लिए एक स्टोरी है, मैंने कहीं सुनी थी। स्टोरी दरअसल महाराज छत्रपति शिवाजी राव के एक जीवन के दृष्टांत पे थी। अभी सच में शिवाजी महाराज के लाइफ में ये घटना घटी है या नहीं घटी मुझे बिल्कुल पता नहीं है, शायद ना भी घटी हो, लेकिन उनके दृष्टांत को लेकर ये स्टोरी बनाई गई थी। और मैंने जब इसको पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे अपने जीवन में अप्लाई करने लायक लगी। तो स्टोरी यूँ थी कि महाराज शिवाजी राव जब वो राजा थे तो बेस पलट करके अपने राज्य में क्या चल रहा है वो जानने के लिए निकले एक दिन। अभी शाम हो गई चलते चलते, तो एक कुटिया वहां पे दिखाई दी उनको। तो एक बुढ़िया के वहां वो रुके, प्यास लगी थी तो बोला अम्मा पानी दे दो। अम्मा बाहर आई और उनको पानी दिया और बोला कि बेटा शाम हो गई है तो खाना खा के ही जाओ। शिवाजी ने मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट की तो राजा खाने के लिए रुक गए। अभी शिवाजी जब खाने को बैठे तो अम्मा ने उनको खिचड़ी परोसी। खिचड़ी देख के ही बहुत स्वादिष्ट लगी होगी और स्मेल भी उनको अच्छी आई, तो उन्होंने डायरेक्ट बीच में हाथ डाल दिया और खिचड़ी खाने के लिए ली। निवाला जैसे लिया ही तब वो जल गए, क्योंकि खिचड़ी बीच में बहुत गर्म थी। अम्मा उनके सामने देखती ही रही और उनको बताया कि बेटा तुम भी वैसे ही भूल करते हो जैसे हमारी राजा शिवाजी करते हैं। महाराज शिवाजी सोचने लगे कि ऐसी भूल क्या है जो मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि बताइए अम्मा, वो क्या भूल है जो हमारे राजा करते हैं। अम्मा ने बताया कि बेटा जब महाराज शिवाजी राव किसी को युद्ध में परास्त करने के लिए जाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट राजा पे फोकस करते हैं और उस राजा को मिटाने की सोचते हैं। लेकिन असल में हम किसी राजा को मार भी दे तो उसके अलावा भी उसका सैन्य होता है, उसके गांव के लोग होते हैं, उसका राज्य पूरा होता है, उनके सिपाही होते हैं, उनके सामंत, उनके वजीर, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद राजा को मारने के बाद भी शायद हमें इन सबको हराना पड़े, लेकिन अगर हमारी योजना बड़ी है तो हमें राजा के आसपास के लोगों को सबसे पहले मिटाना होगा। फिर अगर राजा बच भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह खिचड़ी का बीच वाला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे प्रोटेक्टेड पार्ट होता है वो। उसके आसपास वाला भाग सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है। पहले आसपास वाले निवाले को खाना चाहिए, उसके बाद गर्म वाला भाग अपने आप ही ठंडा हो ही जाएगा। तो इसलिए किसी राजा को घेरने के लिए उसको बल देने वाली उसकी सेना, उसके राज्य और उसके आसपास के लोगों को पहले खत्म करना पड़ेगा, तो अपने आप ही राजा ताबे में ही हो जाएगा। अभी ये स्टोरी हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे जीवन में कैसे असर करती है। तो अगर आप मान लो कि किसी के साथ शादी करनी है आपको, तो उस परिवार में राजा कौन है, जो खिचड़ी का बीच का सबसे गर्म पार्ट होता है वो कौन होता है। तो उस परिवार के माता पिता होते हैं, वो मेन फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं। अभी अगर किसी वजह से सबसे पहले डायरेक्ट उनके पास बात पहुंच गई, और अगर इनकी इच्छा थी भी आपकी शादी करवाने की, फिर भी 10, 15 या 20 लोगों ने उनको कुछ बोल दिया या कुछ उनके कान भर दिए, तो भी वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो करना क्या है। मेरा एक फ्रेंड था जो लव मैरिज करना चाहता था। वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि लड़की के परिवार वालों को पता नहीं है, शायद वो राजी ना हो। तो मैंने उसको बताया कि आप जिनसे प्यार करते हो उन्हें पूछो कि उनके परिवार में सबसे नज़दीक कौन है उनके। तो उसने बताया कि उनकी सिस्टर। तो मैंने बोला उनकी सिस्टर को पहले समझाओ। उन लोगों ने क्या किया, उसकी सिस्टर को बात की, पूरी बात रखी प्रॉपर वे में, और माँ बाप को और किसी को पता नहीं था तब परिवार में। तो उनकी सिस्टर को कुछ दिन गुजरे, लेकिन वो कन्विंस हो गई।
उनकी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर थी हालांकि, तो उन्होंने जीजा जी को समझा दिया और उन दोनों ने मिला के जब वो कंफर्म हो गई बात, तब मैंने उनको होल्ड पे रखा कि अभी अभी भी परिवार को, बड़े लोगों को मत बताओ। फिर उस लड़की का एक भाई भी था, उनकी भी शादी हो रखी थी, तो मैंने उनको बताया कि अब आप और अपनी बहन मिलके अपने भैया को बात बताओ। भैया को मनाने में थोड़ी देर लगी, लेकिन भैया मान गए, और भाभी नॉर्मली सॉफ्ट कॉर्नर होती है तो वो भी मान गई। अभी परिवार में माता पिता के अलावा, मतलब मेन जो कॉर्नर था, गरम कॉर्नर, जो राजा, उनके अलावा सारे आसपास के लोगों को बात पता थी और कुछ रिश्तेदारों को भी बात पता चल गई, वो भी कन्विंस थे। अभी इन सब ने मिला के ही माँ बाप को मना दिया। तो ये शिवाजी महाराज के दृष्टांत वाली ट्रिक सब जगह पे मुझे लगा काम करती है। मेरी लाइफ में मैंने कई ऐसे केसेस देखे जिसे अप्लाई करके ये बात कारगर हुई। अभी ये बात सिर्फ शादी ब्याह में ही नहीं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को आप खत्म करना चाहते हो, बड़े टास्क को खत्म करना चाहते हो और आपको लगता है कि किसी को कन्विंस करना है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसके आसपास के लोगों को, उसके आसपास के काम को कन्विंस करो, आसपास के लोगों को अपने कॉन्फिडेंट में लो और बाद में वो इंसान तो आपो आप ही कॉन्फिडेंट में आ ही जाएंगे। अभी मान लो कि आपकी शादी हो जाती है, तो 3 चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी शादी बिल्कुल नहीं टूटेगी, और ये है ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। आपके पार्टनर के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति आप लॉयल रहो और रिस्पेक्ट करो उनकी। और 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो है इग्नोरेंस, डाउट्स एंड चीटिंग। जिसे आप प्यार करते हो उन्हें कभी इग्नोर मत करो, उन पे डाउट मत करो और उनके साथ चीटिंग कभी ना करो, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारा परिवार हो जाता है और परिवार से कभी चीट नहीं करते। तो अगर ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ परिवार साथ है, आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कुछ चीज़ें का आप ध्यान रखते हो, तो आपकी शादी 100% लाइफ टाइम टिकेगी। शादी 1-2 दिन का मेल नहीं है दोस्तों, ये पूरी लाइफ का सवाल है, इसलिए सोच समझ के करो और अपने परिवार को, फैमिली को कॉन्फिडेंट में लेके ही करो। उनके अगेंस्ट जाके आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, खुश रहो। पंडित जी सिर्फ शादी करवा सकते हैं, गृहस्थी नहीं चला सकते। और आपके साथ कुछ टाइम पहले मैंने लाइव सेशन किया था, बहुत अच्छा लगा। वो मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग था। लेकिन इस संडे को एक टॉपिक को लेके हम लाइव होने जा रहे हैं और वो टॉपिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो इस संडे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कुछ 9 बजे आसपास मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ और द नॉलेज के साथ जुड़े रहे। टेक केयर।